प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र से क्या लाभ है या लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है या लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों हुई है। ये सारी बातों का एक ही उत्तर होता है या लोकतंत्र के गुण, ये सभी बातों का एक उत्तर होता है और उस उत्तर को यहाँ पर हम लोग आज समझेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। और उसके बाद में कई अच्छाइयाँ होने के बाद लोकतंत्र में जनता के लिए, भलाई के लिए विकास कार्य और बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य होते हैं। लेकिन लोकतंत्र को अच्छा भी नहीं माना गया है, उसमें कई प्रकार के दोष या हानियां भी निकाली गई है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो बच्चों आइए चलते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के गुण, लाभ, महत्व, आवश्यकता या जरूरी क्यों है, इस बात को जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर है वो है जनहित। लोकतंत्र जनहित का कार्य करती है, जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है और उनके हित के लिए ही हमेशा कार्य करते रहती है। इसीलिए लोकतंत्र सफल हो जाता है। तो यहाँ पर जनहित कई ऐसे कार्य हैं सरकार के द्वारा या शासन व्यवस्था या शासन संचालन करने वाले जो रहते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जनता के लिए योजना तैयार करती है और उनके लिए कई प्रकार के सार्वजनिक कल्याण के भी कार्य करती है। इसीलिए माना जाता है कि लोकतंत्र जनहित का कार्य करती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा जो आते हैं हम, राजनीतिक प्रशिक्षण। लोकतंत्र प्रणाली जो है इसमें चुनाव के माध्यम से जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है या राजनीतिक दल जो होते हैं अपने जितने भी प्रतिनिधि होते हैं या जितने भी राजनीतिक सदस्य होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में जनता को किस प्रकार से उनको मताधिकार का प्रयोग करना है या मतदान करना है, इस प्रकार से या प्रचार प्रसार के माध्यम से हर राजनीतिक सदस्य या राजनीतिक पार्टी खुद ब खुद प्रशिक्षित हो जाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से नामांकन भरना है। उसके बाद में लोगों को समझाया जाता है, जनता को समझाया जाता है, अपने चुनाव चिन्ह या कई प्रकार के एजेंडा या कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से जनता और उनके जो राजनीतिक पार्टी की जो सदस्य हैं वो प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। किसी भी जनता को चुनाव के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ता सरकार को। ये राजनीतिक पार्टियां कई प्रकार के सभा या कई प्रकार के जो टीवी चैनल के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उस मतदान या चुनाव के बारे में सारी जानकारियां उनको दे दी जाती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में तीसरा गुण है लोकतंत्र का, वो है
नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास, लोकतंत्र एक राष्ट्र चरित्र और नैतिकता के विकास पर कार्य करती है। लोकतंत्र के द्वारा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम, त्याग, बलिदान, सेवा और कई प्रकार के आर्थिक जो लाभ पहुंचाकर एक जनता को इस लोकतंत्र में सहयोग प्रदान करती है। तो नैतिकता का भाव ये लोकतंत्र में जागृत होता है और लोकतंत्र के द्वारा नैतिकता को आधार मानकर एक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है और हमेशा इस बारे में जनता समझे और आपसी जो प्रेम है उसको बना कर रखे। तो इस प्रकार से नैतिकता पर भी आधारित होती है। लोकतंत्र में नैतिकता को एक नींव या एक आधार माना गया है और उसको आधार बनाकर एक राजनीतिक पार्टी या शासन का संचालन किया जा सकता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा जो है वो है क्रांति का भाव। लोकतंत्र है और जिस प्रकार से राजतंत्र जो होता था उसमें जनता की आवाज को दबा दिया जाता था या जनता को कुछ बोलने का अधिकार दिया नहीं गया था, लेकिन लोकतंत्र में जनता को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो किसी भी शासक के प्रति एक क्रांति ला सकती है। यदि जनता के भलाई के लिए या जनता के अनुरूप कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कार्य नहीं करती है तो जनता अपने संदेश के माध्यम से या अपने उग्र तेवर के माध्यम से या हड़ताल के माध्यम से या कई प्रकार के आम सभा के माध्यम से वो उस सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो इसमें क्रांति का भाव पैदा होता है। जहां पर भी जो शासक है वो अगर अच्छे से कार्य नहीं करता या किसी भी शासन व्यवस्था में उदासीनता दिखाई देता है तो जनता उस सरकार को जागरूक करने के लिए एक क्रांति का भाव पैदा कर देती है। तो ये लोकतंत्र में संभव हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद में पांचवा जो है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता, लोकतंत्र में कई जाति, समुदाय और वर्ग संगठन बना हुआ है। उनको लोकतंत्र में हमेशा आगे बढ़ने के लिए या हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी वर्ग का हो, उनको हमेशा लोकतंत्र में यही शिक्षा मिलती है या उनको आगे बढ़ाने का या आगे बढ़ने की उनको सीख दिया जाता है। लोकतंत्र में सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी जनता है वो मिलजुल कर हर जो समुदाय, हर वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए सरकार प्रयास करते रहती है, क्योंकि वो जानती है कि हर वर्ग से मुझे वोट मिलना है या उसको चुनाव में जीत हासिल करना है। इसलिए कोई भी शासक जो होता है वो एक हर वर्ग को आधार मानकर सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहती है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक एकता, जितने भी वर्ग है उसमें सांस्कृतिक एकता बनाकर
एक शासक जो है वो चलता है। छठवां जो है जन सहयोग। लोकतंत्र में देखा जाता है कि जन सहयोग या जनता का सहयोग सरकार के लिए भी सहयोग प्रदान करता है और गरीब या प्राकृतिक आपदा जैसे स्थिति अगर निर्मित हो जाती है तो उस समय जनता इसका परवाह नहीं करती कि ये अमीर है गरीब है कि क्या है, इसके बारे में वहां पर देखा जाता है कि इसको किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से सहयोग दिया जाए। तो कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा या कई प्रकार के जो गरीबी की स्थिति निर्मित हो जाती है तो वहां पर कैसे उनको सहयोग किया जाए, एक जनता के लिए किस प्रकार से सहयोग देना है, ये सिर्फ लोकतंत्र में देखने को मिलता है। राजतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं था। राजतंत्र में कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग थे, वो किसान कारीगर और मजदूरों को हीन दृष्टि से देखते थे और उनको ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाता था। लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी है जहां पर जनता का सहयोग, एक दूसरा जनता जो है वो शासन को भी सहयोग करते हैं, कुछ दान के रूप में शासन को भी प्रेषित करते हैं और लोगों को भी कई प्रकार के सहयोग दिया जाता है, चाहे खाद्यान्न के रूप में हो, चाहे कोई एक बड़ी राशि के रूप में हो। ये जन सहयोग मिलते रहता है लोकतंत्र में। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र के गुण कौन कौन से होता है, उसके लाभ क्या क्या है, इसके बारे में अभी समझे हैं। इसके बाद में लाभ हो, हजारों लाभ हो, लेकिन कुछ न कुछ दोष दिखाई देता है, क्योंकि लाभ है तो हानि होना ही है, अंधेरा है तो प्रकाश होना ही है। तो इस प्रकार किसी भी का ये दो पहलू होता है। तो वैसे ही यहाँ पर लाभ है या गुण है तो उसका दोष भी है। तो लोकतंत्र को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह अच्छाइयों पर ही निर्भर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें कई प्रकार के दोष भी है, उसको आइए देखते हैं कौन कौन से दोष है इसमें। पहला जो दोष इसमें है राजनीति का राजनीतिकरण। लोकतंत्र एक चुनाव का माध्यम होता है और राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है और ये उच्च आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रखती है और अपने प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त करते हैं, उसको जिताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि एक बार राजनीति में आने के बाद में उस राजनीतिज्ञ को राजनीति छोड़ने की इच्छा नहीं होती, वो हमेशा के लिए उसमें घुल मिल जाता है और कभी उनके मन में नहीं आता कि राजनीति अब छोड़ दूं, चाहे वो हार की स्थिति में आए या जीत की स्थिति में आए। तो एक बार राजनीति में वो प्रवेश कर लेने के बाद में वो उसमें इतना मिल जाता है कि कभी उनसे निकलने का प्रयास नहीं करता और अंत में उनकी मृत्यु उसी राजनीति में रहकर हो जाती है। ऐसे कई राजनेता हैं जो शुरू से जुड़कर अंतिम चरण तक के अपने जीवन पर्यंत वो राजनीति में रहते हैं। यही राजनीतिकरण, एक राजनीति को राजनीतिकरण वो जोड़ के अंतिम चरण तक के, वो चाहे हार हो जीत हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, राजनीति को अपना एक पेशा है, व्यवसाय की तरह मान लेते हैं और हमेशा जब भी चुनाव होना है या जब भी
इलेक्शन होना है तो वहां पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं या राजनीतिज्ञ हैं ये उसमें हमेशा जुड़ना पसंद करती है। तो यहाँ पर राजनीतिकरण होने के कारण कई बार दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनको भी उसमें स्थान नहीं मिल पाता। ये इसमें दोष देखने को मिलता है। दूसरा जो दोष है सामाजिक समानता का अभाव। लोकतंत्र जो है वो समाज पर आधारित होता है क्योंकि जितने भी लोग रहते हैं वो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी वर्ग या न किसी संगठन से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि सामाजिक समानता इसमें देखने को नहीं मिलता। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है लोकतंत्र में कि ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी, संघर्ष, आर्थिक असमानताओं का होना, ये कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां सामने आ जाती है और उस सामाजिक कुरीतियां के कारण लोकतंत्र जो है वो बदनाम हो जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है लोकतंत्र में सामाजिक जो असमानता का प्रभाव कई बार देखने को मिल जाता है। ये दोष या ये हानियां इसमें आता है। तीसरा जो है वो है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। अयोग्य व्यक्ति का शासन है ये। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं है या योग्यताओं को प्राथमिकता नहीं दिया जाता। जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, शक्ति है, वही चुनाव लड़ सकता है। ये स्थिति है इसमें। धन, बल, इसके आधार पर चुनाव जीता जा सकता है और राजनीतिक जो पार्टियां हैं ज्यादा से ज्यादा अपने चुनाव प्रचार में या अपने प्रतिनिधि को जिताने में बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं। वो देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता है या देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्ति, इसमें किसी भी प्रकार की योग्यता या अनुभव की जरूरत नहीं पड़ता है। ये इसमें देखा जाता है। अयोग्य जो राजनेता होते हैं या नेता होते हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी या राजनीति चलाने का या शासन व्यवस्था संचालन करने की उसके पास में तो इतना अनुभव नहीं होता। वो तो सिर्फ धन के बदौलत और अपनी शक्ति के बदौलत वो चुनाव जीतता है और उसके बाद 5 वर्ष तक के लिए वो जनता को भूल जाता है। जो जनता उनको सहयोग दिए मतदान के आधार पर, उनको ये राजनीतिक या राजनेता है वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से अयोग्य लोग इसमें चुनकर आ जाते हैं जो देश के लिए एक खतरा बन जाता है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाता है। अच्छे योग्य अगर उम्मीदवार जिस स्थान पर जीत कर आते हैं वहां पर विकास कार्य अच्छा होता है और उनको दोबारा जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में फिर से चुनाव में जीताती है। उसके बाद आइए चलते हैं, चौथा जो है वो भ्रष्टाचार। लोकतंत्र को यह माना जाता है कि एक आदर्शवादी और स्पष्टवादी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राजनेता होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं।
कई ऐसे राजनेता देखते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और भ्रष्ट होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता के विकास या जनता की भलाई को ये भूल जाते हैं और अधिकतम अपने लाभों को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये जो राजनीतिक पार्टी या राजनेता जो होते हैं वो भ्रष्टाचारी करने लग जाते हैं। अधिकारी, नेता जितने भी जो होते हैं वो कई प्रकार के अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट या कई प्रकार के असंवैधानिक कार्य करने लग जाते हैं। ये दोष या हानियां इसमें देखने को मिलता है लोकतंत्र में कभी कभी। उसके बाद में आइए चलते हैं, 5वां नंबर जो आता है वो है जनता की उदासीनता। लोकतंत्र में यह देखा जाता है कि जनता की उदासीनता नजर आती है। जिस प्रकार से वो सोच रखते हैं, जिस प्रकार से कल्याण की बातें लोकतंत्र में समझते हैं और उनको उस तरह से कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल पाने के कारण कई बार जो जनता है वो मतदान या चुनाव के लिए उदासीन हो जाते हैं। मतदान या निर्वाचन करने के लिए नहीं जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति के कारण बहुत कम मतदान होता है। कहीं पर 60%, कहीं पर 70%, तो कहीं पर 50%। इस प्रकार से जनता की उदासीनता, क्योंकि जनता कई बार सरकार के कार्यों से समझ जाती है कि ये फिर से चुनाव में उम्मीदवार के रूप में सामने आया है और फिर इसको वोट देना ठीक नहीं है, इसलिए मतदान करने नहीं जाते और मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है। तो लोकतंत्र में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार या शासन व्यवस्था या राजनीतिक पार्टियां वही उम्मीदवार को बार बार खड़ा करती है, जिससे जनता में एक उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। छठवां जो है वो है समय व धन का अत्यधिक व्यय। लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है उसमें काफी धन का, समय का दुरुपयोग होता है, क्योंकि कई दिनों तक प्रचार प्रसार चलता है और उस समय विकास थम जाता है। कई दिन पहले आचार संहिता लागू हो जाता है और उसमें कई प्रकार के निर्माण विकास कार्य जो होना है वो रुक जाता है। समय का बर्बादी और वैसे ही धन का भी व्यय होते रहता है। कई बार बार वहां पर चुनाव होना, मध्यावधि चुनाव होना या उपचुनाव होना, जिसके कारण समय और धन की बर्बादी का होना इसमें लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र के गुण होते हुए भी इसमें कई प्रकार के दोष भी देखने को मिलता है। अच्छाई भी है लोकतंत्र में तो बुराई भी है। राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना किया गया। लोकतंत्र को अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के आज भी दोष या हानियां देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से लोकतंत्र की विशेषता वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है और अगले चैप्टर अगले पीरियड में बताएंगे। धन्यवाद।